नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सब्जेक्ट है हिंदी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन और हिंदी में जो टेक्स्ट है जिसका नाम है कृतिका और इनमें चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 है। और जो पार्ट है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी। तो दोस्तों, इस पाठ में जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं और समाधान के रूप में उस प्रश्न में जो दिए हैं आंसर देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। देखिए क्या है। झिलमिलाती सितारों की रोशनी में नहाया गंतुक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो उनका आंसर आपके सामने है। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे नीचे धरती पर टिमटिमा रहे हो। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के कुछ रोशनियों की एक झालर सी बना रहते थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतुक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह शुष्क की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। अब देखिए सवाल नंबर 2। देखिए क्या है। गंतुक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, गंतुक को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पहाड़ों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंदी टोकरी में उनके बच्चे भी बंद रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियों मोकू पहनने चाय की पत्ती और तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है। यहाँ के लोगों ने इस कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसीलिए लेखिका ने इस मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अब देखिए सवाल नंबर 3 आपके सामने रखता हूँ। क्या है। कभी श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की और संकेत करता है। तो दोस्तों वो है इस प्रकार। देखिए क्या है। सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसीलिए ये पताकाएं शौक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। जितने नागे ने जितेन नार्गे ने कौन है। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौतिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, वो आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है वो आपको बताना है। तो आपके सामने ये रहा आंसर। देखिए क्या है। नंबर 1, नार्गे के अनुसार सिक्किम के रास्तों में हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियों मिलेंगी। दूसरा क्या है। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से की जा सकती है। तीसरा, नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। इनका रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। नंबर 4 है। सिक्किम में घूमते चक्र भारत के अन्य स्थानों व्याप्त आस्था विश्वास अंधविश्वास पाप पुण्य की अवधारणाओं की तरह ही है। अब देखिए नंबर 5, वहाँ की युवतियों बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के पत्तों की तरह बिखर होते हैं। नंबर 6, वहाँ के लोग मेहनतकश होते हैं। उनका जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा है। नंबर 7, स्त्रियों व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियों स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती है, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं,
चाय की पत्तियों चुनने बाग में जाती है, बच्चे पानी भरते हैं और जानवर चराते हैं। नंबर 8, बच्चों को बहुत ऊंचाई पर चढ़ पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 4 आपके सवाल नंबर 5 आपके सामने, देखिए कौन सा है, ये रहा। लोक स्टॉक के घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यह विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 6, देखिए क्या है। जितेन मार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? तो उनका उत्तर है, देखिए, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसीलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। तो देखिए नंबर क्या है, नंबर 1 आपके सामने रखता हूँ, देखिए कौन सा है। एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो। नंबर 4, एक कुशल गाइड को अपने प्रति विश्वसनीयता और भ्रमणकर्ता को दिलानी आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। नंबर 5, गाइड को कुशल व बुद्धिमान होना आवश्यक है ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। नंबर 6, एक कुशल गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बनी रहती है। नंबर 7, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहता है। और नंबर 8 क्या है, वह के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए, रास्ते में आए प्रत्येक पर्यटकों को अवगत कराए। अब देखिए सवाल नंबर 7, देखिए क्या है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल पवित्र को होते रूप को देखा। ज्યાં જ્યાં वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हिमालय विशाल से विशाल तर होता चला गया। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुआ प्रतीत हुआ। चारों तरफ हिमालय के गहनतम वादियों और फूलों से हल्दी घाटियों थी। कहीं पर्वत प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला दिखाई दिया और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो गया, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर में सब कुछ बादलमय दिखाई देता, तो कभी कुछ और। कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे। तो वही नीचे चांदी की तरह क्रोध मारती तीस्ता नदी बह रही थी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर वह भाव विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमग्न बना दिया। अब देखिए सवाल नंबर 8 दोस्तों आपके सामने, देखिए क्या है, ये रहा। प्रकृति उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुद्ध सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त होती रहती थी। इन अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल भर में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर
बहती धारा बनकर बह रही हो और उसके मन का सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गए हो। प्रकृति के अंश प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करते रहे। अब देखिए सवाल नंबर 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। अकस्मात वह के जल जीवन ने उसे झकझोर के दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठहाने पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि ये पहाड़ी औरतें अपने जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने के लिए कार्य कर रही है। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर कर स्कूल में पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका के मन में सोचने लगी कि यह के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जीविविषा के बीच जंग जारी है। अब देखिए सवाल नंबर 10। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए उनका आंसर क्या है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को अवगत कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमय बन जाती है। वह के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वह स्थान नीरस व बेजाने लगता है तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था करने में संलग्न होते हैं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए सवाल नंबर 11। देखिए क्या है। कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता का देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो दोस्तों उसका आंसर है कि पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती है। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंदी टोकरी में उनके बच्चे भी बंद रहते हैं और वे काम करती करती रहती है। हरे भरे बागानों में युवतियों बोको पहनने चाय की पत्तियों तोड़ती है। बच्चे भी अपने मौँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका के लिए के रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक स्थिरता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वो असाध्य कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 12। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है। इससे वह गंदगी बढ़ रही है। पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकलता दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार दूषित हो रही है। वनों में अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगता है, जो बाढ़ को आमंत्रित करता है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषण होती जा रही है। इसको रोकने में हमारी भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी भूमिका होनी चाहिए, तो ये आपके सामने देखिए क्या। नंबर 1, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे।
हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलते वाले दूषित जल को नदी में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उन अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 13 क्या है? प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए क्या है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते वो जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को मिलती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती थी या कम सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती रहती है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान भी बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया है। ठीक है। और ध्वनि में प्रदूषण से शांति भंग हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा के जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने का नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियों उत्पन्न हो रही है। अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 14 वो कौन सा है आपके सामने ही रहा। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी क्या राय है व्यक्त कीजिए। दोस्तों, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, क्योंकि अभी तक यह पर्यटक स्थल नहीं बना है। यदि वहाँ दुकानें होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाता और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते तथा वहाँ पर वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वह प्रदूषण नहीं था। अतः कटाव पर किसी की दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार के वरदान रूप हो चुका था। अब देखिए सवाल नंबर 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? तो उनका आंसर है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर देती है और जब गर्मियों के में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर नदियों में बढ़ देती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गाँव के लिए जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से बाष्प के रूप में जल चक्रराशि की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी सुंदर अद्भुत व्यवस्था की हो, इस प्रकार देख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? दोस्तों, उनका आंसर है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। प्रस्तुत यानी कि वस्तु सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिकों यानी कि फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है, जहाँ पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वह नसों में खून को जमा देने वाली ठंडी होती है। वह सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घर में बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाई से जुड़ते हैं और अपनी जान हथेली पर रख कर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। अपने परिवारों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे इसी पाठ का संपूर्ण सवाल यानी कि प्रश्नों। तो उनका समाधान आपको मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, सॉल्यूशन हो चुका है। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लास्ट में अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, इसी वीडियो को फर्स्ट अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।